द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहिबा। एज यू नो, शी इज एन आउटस्पोकन जर्नलिस्ट एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अच्छा आरजू, अभी मैंने एक सर्च की चैट जीपीटी पे कि व्हाट आर द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उस पे आपका क्या ख्याल है, नंबर वन पे कौन सा मुल्क होगा? सर नंबर वन का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं जरूर होगा। ओके, नंबर वन पे नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया और सातवें नंबर पे था पाकिस्तान। और आठवें नंबर पे है एरिट्रिया, जिसको कहा जाता है द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। तो पाकिस्तान जो है सातवें नंबर पे है, और नीचे जो उन्होंने ब्रीफ सी रीजन दी हम्म। वो थी कि स्कूल करिकुला एंड मीडिया नैरेटिव्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर decades for presenting selective versions of history, especially regarding India, wars and religion। तो मतलब क्या हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक नहीं ये खबरें पहुंचती कि हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या बन गई है? और अब भी आप देखें हमारे टीवी चैनल्स पे, बल्कि हमारे मिनिस्टर्स तक ये कह रहे हैं कि इंडिया इज कमिटिंग वाटर एग्रेशन अगेंस्ट अस, कि ये जो फ्लड्स आए हैं ना, ये इंडिया की गोया साजिश है। भाई इंडिया में फ्लड्स नहीं आए हुए, व्हाट शुड दे डू? क्या करें वो? पानी ना छोड़ें पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी। तो ये जो रवैये हैं, इसी तरह पिछले दिनों खबर थी राहुल गांधी की कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया में इलेक्शंस रिग्ड होते हैं। उस पे उसके बाद की जो डेवलपमेंट थी, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उसको रिएक्ट किया, बाकी लोगों ने रिएक्ट किया, उसकी कोई खबर नहीं आई। तो हम सिर्फ वन साइडेड स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग द होल ट्रूथ। इसी तरह से आप देखें कि कुछ अरसा पहले मणिपुर में फसादात हुए थे, और मोस्टली वो क्रिश्चियंस थे और कुछ हिंदूज थे। तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि जी चर्चों को आग लगा दी गई है, क्रिश्चियंस के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन किसी टीवी चैनल ने किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो आप इंडिया से किसी को इनवाइट कर लेते कि भाई हमें समझाओ इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इशू क्या है। किसी को नहीं पता, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जी इंडिया को हम बदनाम करें, उसको मलाइन करें, चाहे वो बनता हो या ना बनता हो। तो क्यों है ये रवैया? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और सर असल में हम अभी तक उसी ज़माने में रह रहे हैं शायद, जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। पीटीवी ने जो बता दिया सो बता दिया, बाकी ना इंटरनेट था, ना कोई और चैनल्स थे, ना डिश थी कि लोग बाकी दुनिया को देख सकें या सुन सकें। और जो उस वक्त जो गवर्नमेंट का नैरेटिव होता था वही गवर्नमेंट शायद बता दिया करती थी और लोग सुन लिया करते थे। हम आज भी उसी ज़माने में रह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हम बताएँ वही सच माना जाए, और हमें ना तो ठीक होने की ज़रूरत है, ना हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने अपने आप में ही अपना दुश्मन जो है वो एक तसव्वुर कर लिया है कि भारत हमारा दुश्मन है। और ठीक है, पड़ोसी है, हमारी नहीं बनती उनसे, वो एक अलग बात है कि हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन्हें भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही उन्हें अपना दुश्मन मानकर बैठे हुए हैं, मैं इस चीज़ को मेरे ख़्याल है नहीं पसंद करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम सोचें तो ऐसे तो फिर अफ़गानिस्तान से भी हमारी नहीं बनती, ईरान से भी नहीं बनती। और एक मीडिया के ज़रिए पहले कुछ साल पहले तक मेरे ख़्याल है इमरान खान की गवर्नमेंट तक, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जब आई है उस वक़्त तक तो मैं टीवी चैनल के साथ जो है वो एक पॉलिटिकल टॉक शो किया करती थी, और मैंने तकरीबन 5 से 6 साल मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम किया है। तो उस वक़्त कुछ चैनल्स ऐसे कहलाए जाते थे जिनको कहते थे कि जी कंट्रोल किया जाता है फ़ौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। और अब तो सर हाल ये हो गया है कि वो चैनल्स जिन पे हम कभी भरोसा किया करते थे कि ये कोई सही खबर देंगे, उनका भी वही हाल हो गया है। तो जहाँ पर आप हर खबर को दबाएँगे, हर खबर को अपनी मर्ज़ी से बना के पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आप ये भी नहीं मानेंगे कि आपने पानी की स्टोरेज के लिए जो वाटर शॉर्टेज का इश्यू रहता है, उसके लिए आपने कोई डैम नहीं बनाया, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर कोई इस तरह की बात हो जाए जो कि अभी हुई है और कई सालों से हो रही है कि जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं, भारत की तरफ से पानी आता है,
लेकिन उसको कैसे हम उसको महफूज कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, ये हम नहीं बताते। इस वक्त भी हम अपनी नालायकी, अपनी कमजोरी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए कि जी हमने ना डैम बनाए हैं, ना कोई और तरह का रास्ता हमने सीखा है या सिखाया गया है कि जिससे कि पानी की स्टोरेज की जाए और इस तरह का इतना ज़्यादा नुकसान बड़े पैमाने पे ना हो। उसके बजाय हम ये बताने में लगे कि जी भारत ने तो ऐसे पानी हमारी तरफ छोड़ दिया, उसने तो जी एक तरह की वॉर स्टार्ट कर दी है, उसने तो गोली के बजाय पानी से हमें मारना शुरू कर दिया है। ये बेवकूफ़ी की बातें, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इस चीज़ को बाय करेंगे सर। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो समझ आ गई है उन्हें कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो किस तरह से अपने अपने आप को बचाती है और किस तरह से कहानी सुनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग अब इनकी इस बात को सुनने को तैयार है। ये और बातें दुनिया में जिस तरह से देख रही है, आपको मालूम ही है, अब ये जगह जगह फंड मांगने पहुंच जाएंगे, जो कि इनका पहला काम है। अब ये बताएंगे कि जी इधर ऐसा हो गया। अभी बल्कि मैं देख रही थी वो जो है बिल गेट्स, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी बिल गेट्स ने कोई डोनेशन अनाउंस कर दी है, यूके ने अनाउंस कर दी है। तो इनका तो काम शुरू हो गया। अब ये लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे कि किसने कहाँ पे प्लॉट खरीदना है, किसने कहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, जो हमारे वो लोग हैं जो पूरे मुल्क का जिन्होंने ये हाल किया है। तो सर इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा तबाही आ जाए ये तो इनके लिए तो अच्छी बात होती है। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोविड आ जाए, कोई पोलियो हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गया पोलियो जहाँ पर है। बाकी सारी दुनिया से खत्म है। हमारे यहाँ से इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि हमें फंड्स मिलते हैं, और जब तक ये फंड्स मिलते रहेंगे पाकिस्तान से पोलियो नहीं खत्म होगा। और इस वक्त भी हर वो चीज़ जो दूसरी दुनिया को मुसीबत लगती है, हमारे यहाँ उसे बड़ा मेरे ख्याल है खुशी मनाई जाती है उन लोगों में, उन हलकों में जिनके हाथ में ये पैसा आता है। वो पैसा आम आदमी के हाथ में तो आएगा नहीं। आपको याद होगा सर, कोई 1-2 साल पहले भी इसी तरह से फ्लड आए थे, और बिलावल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंचे थे वहां पर अफसोस करने के लिए, और वो बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी उनके मुकाबले में बिलावल साहब ने कई हजार डॉलर का जूता पहन रखा था, जॉगर पहन के वो पहुंचे थे। 4,000 या 3,500 डॉलर का वो जॉगर था। और जो टेंट और कैंप्स आए थे उन लोगों के लिए जिनके घर खत्म हो गए थे, उसको मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा था। वो भी हमने कवर किया था, उस खबर को भी मैंने बताया था अपने चैनल पे भी, और कई चैनल ने दिखाया था। तो ये तो हमारा माइंडसेट है। तो हम कैसे, आपको लगता है कि सुधरने वाली कौम में से हैं? अच्छा, आपने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की वजह से कुछ अवेयरनेस आ गई है, लेकिन क्या कोई उसका सबूत मौजूद है? क्या कोई ऐसे सर्वेज हैं, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, जिससे पता चले कि लोगों की सोच वाकई बदल गई है? मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी जो बाहर भी रहते हैं, 30-30, 40-40 साल से बाहर रहते हैं, और बहुत सारे उनमें से वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं। उनको पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है, और उनके लिए शायद मोहब्बत करना ज़्यादा आसान भी है, इसलिए कि उनको यहाँ रहकर भुगतना नहीं पड़ता कि जो डे टू डे इश्यूज़ हैं, जो एक आम पाकिस्तानी को फेस करने पड़ते हैं, वो उनको फेस नहीं करने पड़ते। उनके लिए बहुत ईजी है पेट्रियाटिक होना। मुझे कोई बता रहे थे कि एक खातून है पाकिस्तानी, इंग्लैंड में रहती हैं, तो वो कह रही थी कि पाकिस्तान के लिए मुझसे जो चाहे करवा लो, बस मुझे फोर्स ना करो कि मुझे पाकिस्तान में रहना पड़े। यानी रहना मैंने बाहर है, लेकिन पाकिस्तान की मैं हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे एक साहब रहते हैं, यूके ही की बात कर रहा हूँ, और वो कुछ 40 साल से वहाँ हैं। वो कहते हैं जी कि मैं 79 से लेबर पार्टी का मेंबर हूँ, और वहाँ पे एक एंटी न्यूक्लियर ग्रुप था, CND, कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उसका भी वो कहते हैं मैं मेंबर हूँ। और उनका क्या, उन्होंने मुझे लिखा, फेसबुक पे भी उनसे रहती है वैसे भी, तो कहते हैं जी आई प्रीच एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब इंडिया का मसला आता ना, तो फिर मैं फाशिस्ट हो जाता हूं। तो मैं फिर क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी कि इंडिया के ऊपर जो है ना, बम मारो, छोटे छोटे बम मारो, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, मिलिट्री बेसेस वगैरह वगैरह तबाह कर दो, ताकि वो ताकि वो निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएं। तो क्या यही तरीका है दूसरे फ्रीक को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने का? एक तरफ वो कहते हैं मैं बहुत पीसफुल आदमी हूँ, पीस को मैं प्रमोट भी करता हूँ, प्रीच भी करता हूँ, लेकिन इंडिया का जब मसला आता है ना, तो फिर मैं अपनी रैशनैलिटी खो बैठता हूँ। अच्छा, मुझे ख्याल हुआ कि शायद उनकी फैमिली ने 47 में कुछ सफ़र किया हो। ऐसे लोग कुछ आपको मिल जाते हैं
जिनकी फैमिली ने सफ़र किया, जैसे हाफिज सईद की फैमिली ने कहा जाता है कि उनकी फैमिली के बहुत से लोग मारे गए उस प्रोसेस में। तो ऐसी भी बात नहीं है, ये कहने लगे कि मेरी तो फैमिली रावलपिंडी में है शुरू से। तो ऐसे लोग जिन्होंने सफ़र भी नहीं किया और वो इतने इरेशनल हो जाते हैं, और यूके जैसे रैशनल मुल्क में रहने के बावजूद, जहाँ पे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से इंटरेक्ट करने की, हिंदुओं से करने की, क्रिश्चियन से करने की, जूस से करने की, तो इसके बावजूद इतनी ज़्यादा नफरत है। फिर वो कहते हैं कि मैं चीमा और चट्टा पे गया, यहाँ पे एक स्टोर है उनका, तो वो इलायची मैंने खरीदी, तो उस पर लिखा हुआ था ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा ये वापस ले लो, ये मैंने नहीं खरीदनी। तो उन्होंने कहा जी हम आपको रिफंड नहीं दे सकते। उनका कोई बात नहीं, रिफंड भी ना दो, लेकिन ये मैं नहीं खरीदूंगा। इस हद तक इसको कैसे देखते हैं आप? सर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत खैर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है कॉलेज में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी कोई ह्यूमन नेचर है कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे हमें नफरत करनी है। शायद हमें इतने लोग ऐसे नहीं चाहिए होते जिनको हम पसंद करें या जिनसे हम प्यार करें, लेकिन हाँ, नफरत के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसीलिए शायद हमने अपने दिल में एक ये चीज़ बना ली है कि क्योंकि 1947 में पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, तो अब हमें भारत से नफरत शुरू से सिखाई गई है, पढ़ाई गई है। अब चाहे कोई इस वक्त मुल्क से बाहर चला भी जाए तो उसकी वो नफरत जो है वो ख़त्म नहीं होती। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के एक ही तरफ है, ये चीज़ आपको बॉर्डर के दोनों तरफ मिलेगी। अब कई लोग वहाँ पर भी होंगे, हो सकता है तादाद में कम हो, लेकिन आपको ऐसी सोच के लोग भारत में भी मिलते हैं। जो अगर आप पॉजिटिव बात भी करें ना, आप अपनी बैठ के अपनी कंट्री को सही करने के लिए अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज़ भी अगर कर रहे हैं, तब भी वो आपसे नफ़रत करेंगे, तब भी वो कहेंगे कि पता नहीं ये कैसे बोल लेते हैं, पता नहीं इनको हुआ क्यों नहीं कुछ, पता नहीं इन्हें कोई उठा के क्यों नहीं ले गया, इनको मार क्यों नहीं डाला। तो ये सोच है हमारे दिमाग में, एक नफ़रत का मेरे ख़्याल है कोई सेक्शन कोई होगा दिमाग में, तो इसलिए हम इस तरह की सोच रखते हैं। वरना जब हम यूरोप जैसी कंट्री में चले जाएँ या यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, तो वहाँ जाके मैंने देखा है पाकिस्तानियों में ख़ास बात कि वो वहाँ पर जाकर अपने आप को उस यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं करते। वो अरब कंट्री में जाके अरब बन जाते हैं। अरब ड्रेस भी पहन लेंगे, अरबी भी सीख लेंगे, उस तरह से बात भी करेंगे, सब कुछ हर चीज़ में अरब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके यूरोपियन बनने की कोशिश नहीं करते। उनकी तरह ना ज़हन खुलता है, ना उनकी तरह पढ़ाई-लिखाई करते हैं, ना उनकी तरह बाकी चीज़ों में वो जितनी चीज़ें में हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी ना इस्लामियात की बुक में, स्कूल में, कॉलेज में, वो तमाम कि झूठ ना बोलो, किसी को दुख ना दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, मिलावट ना करो, ये और सारी चीजें जो पढ़ाई जाती थी, मैं देखती हूँ सबकी सब यूरोपियंस में है। मुसलमानों में शायद ही कोई इनमें से कोई खूबी रह गई हो। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक तरीका है कि हमें चिढ़ना है, तो हम यूरोप में रहकर भी भारत से चिढ़ रहे हैं। या तो आपने अपने आप को इस काबिल कर लिया हो ना कि आप उनका मुकाबला करें। मतलब अगर जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं सोशल मीडिया पे, कई बार मुझे बुरा भला लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं तुम उसको जवाब दो। तो मैं कहती हूँ मैं जवाब नहीं दे रही, मेरे जवाब देने से क्या होगा? उसको अकल तो नहीं आएगी कि वो जो कुछ बोल रहे हैं। उसके वजह मैं अपने काम को क्यों ना बेहतर करूँ कि लोग मुझे देखें, मेरी बात को सुने, बजाय इसके कि मैं उनको जाके उनकी गाली के जवाब में मैं भी गाली निकालूँ। तो यहाँ पर सर ज़रूरत इस बात की है कि चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वाक़ई में आने को तैयार नहीं। मेरी अपना आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो यूरोप और अमेरिका बैठा हुआ है। हम्म। मेरे अपने भाई जो हैं वो वहाँ पर हैं। तो लेकिन आने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, सबको ये ज़रूर होता है कि जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब नज़र ज़रूर रखते हैं। तो अगर हम अपने आप पर फ़ोकस करें, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को, अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं तो मेरी समझ में आता है कि मैं गलत बता रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी खराब है। लेकिन अगर मैं सही कह रही हूँ या आप अगर सही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो भाई उसको ठीक कर लीजिए। अगर आप उसको ठीक करेंगे और पाकिस्तान एक सही मुकाम पे पहुंचेगा जहां होना चाहिए, या जहां पे हमें प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे लोग एक्सेप्ट करें, तब तो ठीक है आप भारत का मुकाबला करें। लेकिन सिर्फ ये कह के कि जी वो तो हमारे दुश्मन है, हम तो उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं, तो मतलब ये वाली मेंटालिटी जो है ना, ये हमें शुरू से पढ़ाई गई है। स्कूल कॉलेज में आज तक टेक्स्ट बुक्स नहीं बदली गई। वो जो नफरत किसी भी दूसरे रिलीजन को लेकर टेक्स्ट बुक्स में डाली गई है, वो आज तक नहीं बदली गई। जिस वक्त मरियम नवाज नई नई आई थी चीफ मिनिस्टर बनकर, इनका कहना था जी मैं टेक्स्ट बुक्स में जो गलत है वो हटा दूंगी, आज तक नहीं निकाला उन्होंने। तो सर ऐसे लोगों के बीच में रहकर आपको क्या लगता है कि
हम कोई प्रोग्रेस करेंगे। और अगर ये बाहर भी चले जाते हैं तो यूरोप का भी इन्होंने क्या हाल कर दिया कि लोग कान पकड़ते हैं कि ये पाकिस्तानी किधर से आ गए। तो ये प्रॉब्लम तो सर है हमारे लोगों के साथ। मैंने बहरहाल इन साहब से ये पूछा कि ये जो पेट्रियाटिक फीलिंग आप पाकिस्तान के लिए रखते हैं, क्या यूके के लिए भी इसी तरह की फीलिंग्स हैं आपके अंदर और पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बड़ा फ्रैंकली जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। तो आई हैव नो पेट्रियाटिक फीलिंग फॉर द यूके। और बाकी भी पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है, वो तो सबका ही कह रहे थे, वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं। तो भाई फिर आप वहाँ कर क्या रहे हैं? अगर 40 साल में आपके अंदर उसके लिए कोई पेट्रियाटिक फीलिंग पैदा नहीं हुई, ठीक है, जो वहाँ की खराबियां हैं उसको आप हाईलाइट करें, लेकिन आपकी कोई एसोसिएशन भी डेवलप नहीं हुई उसके साथ। यानी आप ये नहीं कहते कि जी आप क्रिटिकल पेट्रियट हैं, आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, वहाँ पे ये खराबी है उसको दूर करना चाहते हैं, तो वो टोटली अलग मुल्क समझते हैं उसको। वो बल्कि ये कहते हैं ये लोग ये कर रहे हैं जी, यानी ये गोरे हैं ये कर रहे हैं, हम अलहदा हैं, ये गोरे इस तरह से हैं। और हमारे कितने ज्यादा लोग जो हैं वहां पे आप देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और अमेरिका में तो ये ट्रेंड शुरू हुआ था, वो एमल कासी साहब ने जो किया था काम वहां पे। उसके बाद आप देखिए रमजी यूसुफ थे, खालिद शेख मोहम्मद, फैसल शहजाद, आफिया सिद्दीकी, दाऊद गिलानी, और एक अंजुम चौधरी भी थे यूके में, आजकल वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, और ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड का देखिए कि कितना प्रोपोर्शन है, कितने कितने इंडियंस हैं जिनको इस तरह की सजाएं हुई हों। या इवन इंडोनेशिया के कितने लोग हैं, दैट इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, पाकिस्तानी होते हैं। और एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी वो, उनका नाम है नाज शाह। तो उन्होंने कहा था 2023 में कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। तो उस पर अरशद महमूद साहब ने लिखा था मेरी फेसबुक वॉल पे कि बरतानिया को शुक्र अदा करना चाहिए, सिर्फ सोच ही रहे हैं, ऐसा करेंगे कभी नहीं। और एक और साहब हैं रिजवान हैदर, उन्होंने लिखा कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं किया था, शायद बरतानवी आबो हवा का असर है। तो एक सैफुल्ला चौधरी दोस्त है मेरे, उन्होंने लिखा ये तो यूरोप की खुशकिस्मती होगी। तो ये जो रवैये हैं हमारे कि हम जो है धमकी देते हैं कि जी इस्लामोफोबिया है, हम छोड़ के चले जाएंगे, तो भाई फिर अब तक कितने आए हैं छोड़ के? तो छोड़ते भी नहीं हैं और वहां पे रहते भी रहे, फिर आपके मेयर भी बन जाते हैं। लंदन का मेयर देखिए मोहम्मद सादिक बन गया। सुंबल सिद्दीकी थी एक खातून जिनसे मैं मिला भी वहाँ कैम्ब्रिज अमेरिका में, जो शायद सबसे पढ़ा लिखा शहर है अमेरिका का, जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT है, उसकी वो मेयर रही दो दफा। आपके यहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम सोच भी नहीं सकता कि वो मेयर बन जाए यहाँ पे, और ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। और सुंबल सिद्दीकी तो पैदा भी पाकिस्तान में हुई थी, उनकी वालदा से भी मैं मिला, कहती थी मेरी गोद में थी जब मैं अमेरिका आई। तो वहां पे जाके आप इतनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जो वहां पे इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, कभी ये नहीं कहते पाकिस्तानी मुआशरे से, पाकिस्तानी स्टेट से कि भाई यहाँ के नॉन मुस्लिम्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ये जो तजाद है इसको कैसे देखते हैं आप? सर बिल्कुल, ये चीज़ तो है हमारे यहाँ, जैसे आपने भी एग्जांपल दी और इससे पहले भी कई लोग इस पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में तो इजाज़त नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच सके। लेकिन अगर कहीं यूरोप में या अमेरिका में या किसी और कंट्री में अगर कोई बन जाए, इवन अगर भारत में बन जाए, तो हम ज़रूर उल्टी कलाबाजियाँ खा रहे होते हैं और हम बड़ा चौड़े-और होते हैं कि ये देखें जी मुसलमान कहाँ पहुँच गए। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ख़्याल से तो पाकिस्तान में, मुझे यूएई बहुत पसंद है। मुझे दुबई, अबू धाबी, यूएई बहुत पसंद है और उसके मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर हर कोई अपनी मर्ज़ी से रहता है। को कम से कम आम पब्लिक की बात कर रही हूँ मैं, उनकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही कि गवर्नमेंट में कौन है, कौन नहीं। लेकिन वहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा जो आपसे ये कहे कि आपने ये ड्रेस क्यों पहना है और आपने अबाया क्यों पहना है और आपने स्कर्ट क्यों पहना है। आप अपनी मर्ज़ी से चलते-फिरते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाता। वो भी तो इस्लामिक कंट्री ही है ना। पाकिस्तान ने तो, जैसे वो किसी ने एक बार बताया था, शायद आपने सुना भी हो, कि उन्होंने, अरब्स ने कहा कि भाई कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन ये पाकिस्तानी तो बावले ही हो गए पढ़ के। तो वो वाली बात है कि हमने तो कलमा पढ़ के जैसे अपने आप को अजीब और गरीब चीज़ बना दिया है।
और ये सिर्फ, मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं है, कुछ ना कुछ पोर्शन जो हम हिंदुस्तान में छोड़ आए हैं, वो वहां पर भी अच्छी खासी इंटरटेनमेंट जो है ना वो मुसलमान देते रहते हैं। मुझे एक साहब जो है उनसे बात करने का इत्तेफाक हुआ, और वो मुझे कहने लगे, अभी नहीं कुछ साल पहले, जब मैं तो यूट्यूब पर आई भी नहीं थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, वो मुस्लिम है, वो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप आइए यहाँ इंडिया में, और आप यकीन करें आप मेरे घर रुकिएगा और आपको लगेगा आप पाकिस्तान में हैं, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं क्यों घबराऊंगी? पहली बात तो ये कि अगर मैं भारत गई मुझे घबराने की क्या जरूरत है, हम्म, और दूसरा ये कि मुझे ऐसा क्यों लगे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। अगर मैं भारत के किसी भी कंट्री में जाऊंगी तो मुझे तो मैं तो यही चाहूंगी कि मुझे कुछ तो डिफरेंट लगे ना। हम्म, अगर मुझे पाकिस्तानी लग रहा है तो यहीं बैठी रहो। तो वो भी एक तरह से ना अपनी तरफ से एक वो बनाकर रखते हैं कि जैसे वो किसी खतरे में है, या अगर पाकिस्तान से कोई आएगा तो उसको बताएंगे कि तुम खतरे में नहीं हो। एक ये नैरेटिव जो है वहां पर भी चलता है ये। और साथ ही इस्लामोफोबिया का तो हमने इतना फैला रखा है, आप जैसे जानते ही हैं कि वो नौटंकी हमारी अलग चलती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि सर अब थोड़ा थोड़ा करके ना एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं, हमें लोगों को पता लग गया है। हमारे यहाँ से इतनी कोई बड़ी तादाद में आईटी एक्सपर्ट्स नहीं निकल रहे, हमारे यहाँ से और इंजीनियर्स और दूसरे फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे। हाँ, एक चीज़ को ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूंगी, हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट, जो सच में जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, उनकी बात कर रही हूँ, वैसे आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इनके ऊपर क्या कुछ नहीं होता, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बैंक ब्लॉक किए जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं, सारा कुछ होता है। जो मुझे एक साहब कल कह रहे थे, जबकि वो भी अभी यहाँ से अमेरिका जा चुके हैं, वो कहने लगे तुम अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं उठाई गई हो क्योंकि तुम फीमेल हो, तो तुम बच गई हो, वरना अभी तक ले गए होते। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट बोलना नहीं छोड़ते, अब अपनी बात को रखना नहीं भूलते, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, चाहे केपीके का हो, चाहे पंजाब का, हर चीज के ऊपर बोलते हैं। ये जर्नलिस्ट मैंने दुनिया में और कहीं नहीं देखे इतने, जिसे कहते हैं ना घूमी खोपड़ी किस्म के, कि वो किसी चीज से डरते नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में सर हम बहुत पीछे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ इसी मुकाबले में लगे रहे कि हम किस तरह से भारत को नीचे दिखा दें। अगर वही टाइम हमने अपने आप को ऊपर करने में, अपने एजुकेशन में, अपने इकोनॉमी को ठीक करने में लगाया होता, तो शायद मामलात अलग होते। लेकिन हम हमेशा से ऐसे ही रहे कि नहीं नहीं, वो भारत जो है ना वो हमारे पीछे, हर साजिश भारत कर रहा है। ये वाला जो चूरन हम बेचते हैं ना, ये हमें नुकसान कर गया है। अच्छा, आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की तारीफ की, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपको कोई डिफरेंट सोच का बंदा नजर ही नहीं आता। इवन अ मैन लाइक नजम सेठी सीम्स टू हैव चेंज्ड, कि अब वो भी वो रियासत का जो नैरेटिव है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी तो एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जहां तक आपने ये कहा ना, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। जी, मुझे भी तजर्बा हुआ, कमेंट्स में देखता हूं, तो वो ये कहते हैं जी कि ये जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तानी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं ना, ये तकिया कर रहे हैं, बल्कि तकिया कह देते हैं उसको वो। तो ये जो है ना, प्रिटेंड कर रहे हैं, हम्म, एक्चुअली दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस, ये एक सोच है। और फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। तो उन लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि इंडिया की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसके तमाम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। इसलिए वो जो कहा जाता है ना कि इट इज द रीजन्स दैट डेवलप, इट इज नॉट इंडिविजुअल कंट्रीज। इंडिविजुअल कंट्रीज भी करते हैं, लेकिन वो सफर आपका बहुत आसान हो जाता है इफ यू आर इन ए सपोर्टिव नेबरहुड। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी इसी में फायदा है, इंडिया का भी इसी में फायदा है कि इनके अच्छे ताल्लुकात हों। और इंडिया के लिए अगर पाकिस्तान जो है वो एक हेडेक ना हो, तो उनकी तरक्की की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तो ये जो चीज है, ये कैसे कन्विंस किया जाए पाकिस्तानियों को और इंडियंस को। अगर किसी ने सोच लिया है आपके बारे में कि उन्होंने नेगेटिव ही सोच रखती है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट वही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं नजर आते। जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर आ रहे हैं, या जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं खास तौर पे, चाहे वो 14 अगस्त को मिले, चाहे 23 मार्च के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है, तो वो वही लोग हैं जो इनके इशारों पे चलते हैं, इनके हिसाब से बात करते हैं, और इनकी ही कही हुई लाइन्स पे बोलते हैं। चाहे वो नजम सेठी साहब हों, चाहे वो
तलत हुसैन हो, चाहे वो हामिद मीर हो, ये सब के सब एक ज़बान और एक ही तरह की बात करते हैं। सबके सब एक ही नैरेटिव लेके चलते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, और अफ़गानिस्तान के साथ तो जी हम ठीक कर लेंगे, वो तो हम एक ही कलमा पढ़ते हैं, तो ईरान के साथ भी कोई टेंशन नहीं है, और चाइना हमारा दोस्त है, जबकि जो लोग बाहर बैठे हैं वो कहते हैं चाइना हमारा बॉस है। क्योंकि हम्म। चाइना हमें जिस तरह से डील करता है, जिस तरह से हमें पैसा देता है या हमसे काम करवाता है, तो वो हमारा बॉस तो हो सकता है, इसलिए कि दोस्त आपके इक्वल लेवल पे होते हैं। कभी भी इतना ज़्यादा पैसे का डिफरेंस जो है वो दोस्तों में नहीं होता है। शायद फ़िल्मों में दिखाया जाता होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता। तो बहरहाल ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सबके सब एक तरह से एक ही ज़बान में बात करते हैं, और अगर कभी आप देखें तो इमरान खान के ज़माने में तो ट्वीट्स भी एक ही जैसी करते थे। जो ट्वीट इन्हें भेजी जाती थी बगैर चेंज किए कुछ और कॉपी पेस्ट मारते थे, तो उसके बाद जो बाकी इनके अगेंस्ट थे वो ले लेकर और दिखाते थे स्क्रीनशॉट बना के कि देखो सबने एक ही जैसी बात कर रखी है। हम्म। तो सर इस वक्त सोशल मीडिया पे जो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो ट्रोल कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, लोगों को उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, ये भी असल में कई ऐसे होते हैं जिनको के ड्यूटी दी गई होती है कि जी आपने बात करनी है, उसमें उन्होंने इंडियंस जो है उन्हें भी हिट करना होता है, और समटाइम्स पाकिस्तानियों को भी हिट करना होता है। तो इस वक्त सर मीडिया और तरह से काम कर रहा है। इस वक्त जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाई दे रहा, इस वक्त जो आपको अवार्ड लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, असल में वही लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोच भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप क्रिटिसाइज करें किसी को। अब हम्म। जब हम लोग ने मैंने खासतौर पे जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो अभी तक लोग मुझे बताते हैं, कभी कहेंगे ऑडियो ठीक नहीं है, कभी कहेंगे कैमरा सही नहीं है, कभी हम्म। सेटिंग सही नहीं है। तो अगर तो मैं उनकी बातों को ना सुनूं और मैं कहूं कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो मेरा ख्याल है फिर मेरे शो में या मेरी बातचीत में किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और अगर मैं सुनूंगी तो डेफिनेटली, अगर मैं अपने जैसे लोग बताते हैं कि इस वाले टॉपिक पे आपने सही नहीं बात की या उधर आप कमज़ोर थी, तो मैं अगर उसको पढ़ूंगी नहीं और उसको दोबारा कोशिश नहीं करूंगी सही करने की, तो फिर मेरे अंदर तो वो कमज़ोरी रह जाएगी। फिर उसमें कसूर मेरा होगा, उन ऑडियंस का नहीं जो मुझे बेचारे क्रिटिसाइज़ करके और मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो वही हाल पाकिस्तान का है। हम लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्री से, हमें प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कंट्री को चला रहे हैं, जो कंट्री का ये हाल करके रखा है। अगर वो बात सुने बजाय अपने उन चमचों की बात सुनने के जो सिर्फ़ वाह-वाह करते हैं और जी सर वाह! आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो 6 जहाज़ गिरा दिए, आप तो 10 गिरा सकते थे। ये वाले लोग जो हमारे यहाँ बैठे हैं ना, जो हर बात में वो बादशाह और वो मुगलों के ज़माने की तरह एक वाह-वाह प्रोडक्शन वाले लोग, हम्म। उन्होंने असल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और इसीलिए आपको ऐसे लोग, अब नजम सेठी समेत हर कोई जिनको कभी हम लोग सुना करते थे, हमें लगता था जिनसे सुनकर हम सीखते थे कि भाई ये तो बड़ा बोल्ड तरीके से बात करते हैं, वो लोग अब नहीं रहे। अब उनकी जबान बदल गई। अब चाहे उनको डराया गया हो, चाहे उनको खरीदा गया हो। वैसे भी नवाज शरीफ साहब के साथ तो नजम सेठी साहब की बड़ी फोटो वोटो आती थी ना, लंदन में बैठे हैं, बोर्ड पे बैठे हैं और क्या क्या। हम्म। तो अब उनके भाई की गवर्नमेंट है, तो जाहिर है नजम सेठी साहब ने क्या ही बात करनी है। लेकिन बाकी सबका भी यही हाल है। आप जिसको भी देख लीजिए, 2-1 के अलावा मेरे ख़्याल है वो भी थोड़ा बहुत बैलेंस कर जाते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है किसी को ऐसे निकाल के बताना कि इस वक़्त ये जो है ये सही सूरत-हाल बता रहे हैं। कोई भी आपको बलूचिस्तान के बारे में बोलता दिखाई नहीं देगा। अभी तक किसी चैनल ने ये नहीं बताया कि 43 डेज़ हो गए हैं और बलूचिस्तान के लोग हम्म। इस्लामाबाद F6 एरिया में रोड पे बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन ज़ाहिर है सबको मना है, पता नहीं कहाँ-कहाँ की चड्डू खाने की, जैसे कहते हैं ना, कहानियाँ सुनाएँगे। लेकिन बलूचिस्तान के लोग यहाँ बैठे हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो बाकी जो मीडिया जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है अभी, या कह लीजिए इन्होंने प्राइवेट मीडिया जो है वो थोड़ा बहुत बात कर लेता है, तो उसको भी धमकियाँ उमकियाँ आती रहती हैं। इसी तरह की मुझे तो अभी आपने वसीम अल्ताफ साहब की का भी जिक्र किया। वसीम अल्ताफ साहब ही मुझे कह रहे थे कि उनके कोई जानने वाले हैं जिनका ये पिंडी वालों से आना जाना है। तो वो कह रहे थे कि भाई, वो कह रहे थे कि ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, और बड़ा नाराज हो रहे थे कि जी ये आरजू का आदमी कुछ भी कहती है। और साथ ही कह रहे थे उनको सबसे ज्यादा गुस्सा इसके ऊपर इस बात का है कि ये जो शुरू में नमस्कार करती है, कहते ये क्यों करती है। हम्म। तो मैंने कहा मैं तो करूंगी, इनका मतलब इनकी मर्जी से बात करूंगी या इनकी मर्जी से मैं ग्रीटिंग्स दूंगी। तो यहाँ पे तो सर ये माइंड सेट है। उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी हम तो तमाम रिलीजन्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और प्रॉब्लम इनको ये है कि मैं नमस्कार क्यों करती हूँ, मैंने बुद्धा स्टेचू क्यों रखा हुआ है, और इस किस्म की चीज़ें जो हर वक्त बोली जाती हैं। तो यहाँ पे तो सर कोई ख़ास उम्मीद रह नहीं गई है कि कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, नमस्कार पे अगर उनको एतराज है तो क्या आप किसी नॉन मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं?
मौलवी साहब से अगर आप पूछेंगे वो तो कहेंगे ये भी नहीं कह सकते, तो फिर कैसे ग्रीट करें भाई? ये बता दें ना, हल बता दें इसका क्या है, या तो ग्रीट ही ना करें, पत्थर मारें उठा के, कोई गैर मुस्लिम मिले आपको तो क्या करें? बिल्कुल। और दूसरा जो है हमारा जो मीडिया है, कल मैंने थोड़ी देर के लिए पीटीवी लगाया और उस पर क्या चल रहा था, इंडिया में जनाब फाशिज्म आ गया है और वहाँ पे जो अकलियतें हैं ख़ास तौर पे मुसलमान, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये कब तक हमारा नैरेटिव ये चलेगा? और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये हमारा नैरेटिव 78 साल पुराना है। मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, भुट्टो साहब ने 68 में कहा था कि जी कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कि उनको ख़त्म करने की कैंपेन चल रही है वहाँ पे। पीछे क्या रह जाता है फिर? और हमें यह नहीं बताया जाता कि वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, द रिचेस्ट मुस्लिम इन साउथ एशिया बिलोंग्स टू इंडिया, ही डजंट बिलोंग टू पाकिस्तान, जिनका नाम है अजीम प्रेम जी, और विप्रो कंपनी के वो मालिक हैं। अब तो शायद वो रिटायर हो गए हैं, उनके बेटे आ गए हैं, लेकिन उनका ही वो बेसिकली एक कारनामा है। और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी कायम की है, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन इंडिया। लेकिन हमारे मीडिया में कभी आपको उनका तस्करा नहीं मिलेगा। हमेशा ये मिलेगा कि जी मुसलमान तो जनाब बिल्कुल बेहाल हैं, लुटे गए, मारे गए। और असदुद्दीन अवैसी साहब का भाई है एक अकबरुद्दीन अवैसी, उसने कुछ साल पहले कहा था हिंदुओं को धमकी देते हुए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, फिर देखना कौन जीतता है कौन हारता है। यानी इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, और फिर कहते हैं जी वो तो बड़े मजलूम हैं, वो तो बहुत डरे हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कोई अकलियत, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई ऐसा कोई बात कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता सर, बिल्कुल भी नहीं बात कर सकते। ये क्या, इससे आधा भी नहीं बोल बोल सकते, बेचारे इतने डरे होते हैं। मेरा तो खुद कांटेक्ट में मैं रहती हूँ, कई माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर उन्होंने रखा हुआ है, उनके साथ मेरी बातचीत रहती है, उनके जो इश्यूज हैं वो भी मैं सुनती हूँ। तो यहाँ तो वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सकते। उल्टा यहाँ पे तो और ये बताया जाता है, जो मिनिस्टर विनिस्टर के लेवल पे या पार्लियामेंट में पहुंचा दिए गए दो चार लोग, उनसे ये कहलाते हैं कि जी बहुत आराम से हैं, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। अभी आप देख लीजिए वो जो रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि वो जी हमारा जो करतारपुर कॉरिडोर है जी, वो भारत की वजह से इतना पानी आ गया, और जी भारत ने ये जंग छेड़ दी है। मतलब उनको बेचारों को कहा गया होगा, और इसी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। वरना ये वही साहब है सर जो इधर F10 में इस्लामाबाद में रहते हैं, और इनके घर घुस गए थे वो फैज हमीद साहब के भाई, ये समझ के कि ये शायद वो कोई हाउसिंग स्कीम के मालिक हैं, और इनके घर में खूब मारपीट उठा पटक की थी। और बाद में पता लगा कि वो घर दूसरा था, गलती से घर जो है वो इनके घर में घुस गए थे। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा कि इनके इनको देखकर भी उनको पता नहीं लगा कि ये किसी सिख के घर में गए हैं, कि इन्होंने जाके इतनी मारपीट करी इनके साथ। यही, और उसके बाद इनकी आवाज नहीं निकली, बेचारे आज तक उन्होंने कंप्लेन नहीं की है कि मेरे साथ ये जुल्म किया गया है। और हमारे यहाँ तो सर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई माइनॉरिटी का जो है वो उठकर जवाब दे। ज्यादा से ज्यादा मैंने अगर देखा था तो मैंने आदिशिर कावस जी साहब को देखा था, वो धड़ल्ले से बात करते थे, और वो बिल्कुल किसी से डरते वरते नहीं थे। लेकिन उनकी एक अलग पोजीशन थी, आप जानते हैं कि उनके सामने तो इनकी इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह पाते। एक दफा आपको याद है कि 2008 में शबाना आजमी ने कहीं कहा था कि उनको कोई अपार्टमेंट लेने में दिक्कत आ रही है या क्या है ना, तो वो एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट बना था पाकिस्तान में। और कुछ अरसा पहले किसी ने उनके हस्बैंड से पूछा, जावेद अख्तर से, कि जी वो आपको घर नहीं मिल रहा था तो क्या बना उसका? कहता है सड़क पे सोते हैं भाई, तो मतलब ये है कि इस हद तक हम उस प्रोपेगेंडे को सीरियस लेते हैं। और मुझे हारिस खलीक साहब ने बताया, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कि उनके जानने वाले एक हिंदू थे, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, सिंध से उनका ट्रांसफर इधर हुआ, तो उनको लोगों ने घर देने से इनकार कर दिया कि ये हिंदू हैं, और वो बेचारे कह भी नहीं सकते, मीडिया पे आके कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो असल तो सूरत हाल वो खराब होती है ना जब आप बोल भी ना सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और हमने अपने यहाँ की माइनॉरिटी का यही हाल करके रखा है। हालांकि मेरे अंदर या मेरे पेरेंट्स में कभी ये बात थी ही नहीं, हमें कभी हमारे घर में सिखाया ही नहीं गया कि कोई और रिलीजन के हैं तो आपने उनके साथ कोई और तरह का बिहेव करना है। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, और जहाँ जिस घर में थी मैं, वहां पर उसका नाम था तुलसीदास स्ट्रीट। तो अब तो खैर नाम काफी बदल दिए गए हैं, हो सकता है उसका भी बदला गया हो या ना बदला गया हो, पता नहीं। लेकिन ये कि
और जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो होली फैमिली हॉस्पिटल था जो क्रिश्चियंस का था। जो डॉक्टर थी मेरी मदर की, वो डॉक्टर कावस जी थी, वो पारसी थी। तो मैं तो एक तरह से समझे जैसे मुसलमान घराने में ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन मेरे चारों तरफ जो है हर तरह के रिलीजन के लोग जो है वो थे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से शायद मेरा मेरा ज़हन उस तरह का नहीं है जैसे कि आम पाकिस्तानियों का होता है, कि इसके साथ बात नहीं करनी, इसके साथ पढ़ना नहीं, इसके साथ खाना नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये बाकी रिलीजन की बुक्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ते या उन्हें क्यों नहीं पढ़ाई जाती। आप कहते हैं कि जी आपकी बुक सबसे बेस्ट है, चले मान लिया, लेकिन आपको कैसे पता जब आपने बाकी बुक्स पढ़ी ही नहीं है ना, आपने आपको पता गीता में क्या लिखा है, ना आपको पता बाइबल में क्या लिखा है, ना किसी और चीज़ का पता है। तो सिर्फ अपनी बुक को तो आप बिना पढ़े आप कह रहे हैं, ठीक है पढ़ने के बाद कह दें कि सबसे बेस्ट है, लेकिन पढ़ें तो सही। लेकिन वो माइंडसेट है ही नहीं हमारा। हम लोग एक तरह के वही होते चले जा रहे हैं जो ज़ौलक के ज़माने से, बल्कि भुट्टो के ज़माने से शायद, कि वो अहमदियास को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, हर एक को इस्लाम के दायरे से बाहर निकालते रहते हैं, मतलब कोई और काम ही नहीं है। मुसलमान जो है मेरे ख्याल है वो फंस के रह गए रिलीजन के अंदर, और यही चीज़ जो है वो भारत में भी देखने को मिलती है। जैसे आपने कहा बिल्कुल, अवैसी साहब के भाई जो थे वो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और फिर देखिए हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। सर ये भी बोला था उन्होंने, हम्म। उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि हम 3-4 पाकिस्तान बना देंगे। ये वाली धमकी देते हैं। हमारे यहाँ कोई बोल सकता है, हमारा कोई माइनॉरिटी का उठ के कि जरा आप आइए हम आपको देखते हैं? वो उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती बेचारों की। इतना डरे से हमें कभी शो में भी बुला लो तो वो डर डर के बात कर रहे होते हैं। हमने तो वो माहौल बना के रखा है। जी, एक हिंदू एक्टिविस्ट ने एक दफा यहाँ बात की ब्लैक होल में, तो उनको मैंने बुलाया अपने शो पे। कहते हैं यार कभी कभार तो हम बोल सकते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकते, तो अभी मैं नहीं आ सकता आपके शो में। अच्छा जी, हमारे यहाँ दो लोगों का नाम जरूर लिया जाता है जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक है जस्टिस भगवान दास, और उससे पहले थे एक जस्टिस कॉर्नेलियस। जस्टिस कॉर्नेलियस तो काफी साल तक चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के, और भगवान दास जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे, फुल चीफ जस्टिस नहीं थे। और उसके बाद भी एक सहाफ़ी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे अपील लेके कि जी नॉन मुस्लिम किस तरह से बन सकता है चीफ जस्टिस एक इस्लामिक कंट्री का। तो दिस इज हाउ यू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन योर माइनॉरिटीज, कि अगर बन भी गया तो यार बर्दाश्त कर लो उसको। कहते हैं नहीं, इसको उतरवा के रहेंगे। वो तो शुक्र है कि वो उनकी पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। एक पाकिस्तानी दोस्त है हमारे जो अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, उनका इंटरव्यू किया। तो जब उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो आइन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? वो जी हम जैसे लोग तो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि सबको राइट होना चाहिए। तो मैंने कहा जी कितने साल हो गए इसको, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी जो स्ट्रगल है वो फ्रूटफुल क्यों नहीं हुई? अब तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला उसका? और कितने मुजाहरे हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं पाकिस्तान में इसके खिलाफ कि ये गलत चीज है। और भुट्टो साहब जैसा एक लिबरल आदमी, वो भी कहते हैं ना सेकुलर ही थे, लिबरल और सेकुलर बंदे को भी क्यों लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी सब बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप है, और साथ ही आप ये कह देते हैं कि जी मुसलमान होना जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो क्या ये कंट्राडिक्शन जो है वो पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती? वो चुप हैं इन सब मसाइल पे। सर इसलिए कि उनका माइंडसेट यही है, उनको लगता है कि यही बात सही है। भुट्टो साहब को लाने वाले भी तो वही थे ना जो बाकी अभी तक गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं। तो इनका माइंडसेट यही है। इन्होंने एक जो रिलीजन का चूरन खिलाया है हमें, वो आज तक खिला रहे हैं। और उसी की वजह से इनको लगता है कि जी कोई भी दूसरे रिलीजन का जो है वो ना तो हमारे यहाँ किसी बड़ी सीट पे जा सकता है और ना जाना चाहिए। और अगर कोई चला गया तो फिर उसके बाद उसको हटाना ज़रूरी है। अब आप यही देख लीजिए, जो गवर्नमेंट इश्तेहार लगाती है अखबार में कि कोई सफाई के लिए चाहिए या कुछ चाहिए, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी कोई क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम ही अप्लाई करे, कोई मुस्लिम अप्लाई ना करे। और अगर कोई चला जाए तो ये उसको हटा देते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि सर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें लगता है हमारा रिलीजन सबसे सुपीरियर है और बाकी सबको हमारे अंडर होना चाहिए, किसी को भी हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे? हम यहाँ पे सर मंदिर जला देते हैं, गुरुद्वारे तोड़ देते हैं, चर्च जला दिए। 2 साल पहले हमने 20-21 चर्च जला दिए थे। लेकिन अगर आप मस्जिद की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मस्जिद की एक ईंट निकाल के कोई मुझे दिखा दे, कोई मस्जिद तोड़े अभी जैसे तोड़ी गई है या डिमोलिश की गई है, तो कैसे उछल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया। और जी लोगों के ऊपर ये जिंदा जला देते हैं लोगों को अगर किसी ने मस्जिद को कुछ कर दिया।
लेकिन नहीं, किसी का मंदिर अगर तोड़ देंगे, जला देंगे तो उस पर कोई सजा नहीं है, बस एक सॉरी बोल दें और कहानी खत्म। पिछले दिनों तो बहुत मंदिर तोड़े गए थे, जलाए गए थे पिछले 2 एक साल में, और हर बार गवर्नमेंट कहती थी जी, जब इंडियन मीडिया शोर मचाता था तो कहते थे नहीं जी हम उसको दोबारा से बना देंगे, लेकिन उसपे सजा तो कोई नहीं थी। दोबारा बना देंगे या नहीं बना देंगे, लेकिन सजा कोई नहीं थी। जबकि अगर किसी मस्जिद के साथ ऐसा हो जाए तो हंगामा हो जाता है। इस्लामाबाद जैसे सिटी जो है, वहां पर एक मंदिर बनाने की बात की गई थी, तो जा जाकर वहां अजान देनी शुरू कर दी थी कई लोगों ने। उनकी वीडियोज आई थी कि जी यहाँ पे हम मंदिर बनने नहीं देंगे। और यहाँ और बाकी जगह आ जाते ही पहली फुर्सत में वो मस्जिद बनाना शुरू कर देते हैं। किसी भी कंट्री में जाते हैं पाकिस्तानी, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि ये ग्रुप बना लें, उसके बाद वहाँ मस्जिद बना दें कि वाह जी वाह यहाँ भी अल्लाह की आवाज़ आ रही है। मेरे तो मतलब ये अजीब और गरीब हरकतें लगती हैं इनकी। और उसके बाद कहते हैं कि जी ये तो मुसलमान नहीं लगती। नहीं, मुसलमान मेरे जैसा ही मुझे लगता है होने चाहिए, इसलिए कि अगर कोई चीज़ आपके रिलीजन में भी गलत हो रही है तो वो उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन ये तो किसी चीज़ को चेंज करने को तैयार ही नहीं है। इतनी मस्जिदें यहाँ बना रखी हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी इस्लाम खतरे में है। इतनी इस्लाम, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी इस्लाम खतरे में रहता है, जबकि जो माइनॉरिटी है उसका आपने देखा है, मियाँ मिट्ठू का दुनिया जानती है कि वो किस तरह से बच्चियों को उठा के ले जाता है हिंदू कम्युनिटी की। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। उसके साथ इमरान खान का भी फोटो है, उसके साथ जनरल बाजवा का भी फोटो है। इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल ऊपर के लेवल तक उस आदमी को प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो जब ये हालात रहेंगे आपके, तो भुट्टो साहब के ज़माने जो कि बड़े मॉडर्न आदमी समझे जाते थे, उनसे लेकर और इमरान खान तक, जिन्होंने आते के साथ ही जो है वो जो इकोनॉमी के लिए या फाइनेंस के लिए जिन्हें रखा था, वो अहमदिया होने की वजह से निकाल दिया। तो भाई आपने उनसे नमाज पढ़वानी थी, नमाज सिखवानी थी, क्या करना था? उन्होंने तो फाइनेंस ही देखना था ना। तो वो उनका फेथ कुछ भी हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, इमरान खान जैसे मॉडर्न आदमी भी नहीं रख सके। इसकी रीज़न यही है सर कि यहाँ पर माइंडसेट आम पब्लिक का भी यही हो गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी से आप बहस करेंगे या किसी से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो इनमें से कोई पार्टी नहीं जीतती। हम्म। ये फौरन कह देंगे जी जमात इस्लामी से लेकर हर इस्लामिक पार्टी जो है वो नहीं जीतती। ये सही है कि नहीं जीतती, लेकिन बहरहाल उन्होंने इतना होल्ड तो कर रखा है कि जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है। जी, जब ये मंदिर की बात चली थी इस्लामाबाद में, तो मुझे याद पड़ता है एक साहब कनाडा से आए थे और वो भी ये लोगों को भाषण दे रहे थे कि एक इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं बन सकता। और आतिफ मियाँ की आपने बात की। आतिफ मियाँ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। वो सऊदी अरब को एडवाइस कर सकता है, पाकिस्तान में किसी सेमिनार से खिताब भी नहीं कर सकता ऑनलाइन। और उसने यहाँ आना भी नहीं था, उसने अमेरिका ही में रहना था। और डॉक्टर सलाम, ही इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड। उनके साथ हमने क्या सलूक किया। और यहाँ पे जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में बुलाया गया तो कुछ नौजवानों ने कहा था कि हम उनकी टांगें तोड़ देंगे अगर वो यहाँ आए। तो ये रवैये हैं हमारे। और फिर हम पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं कि जी वहाँ इस्लामोफोबिया है, वहाँ इंटॉलरेंस है, वहाँ पे जनाब अदम बर्दाश्त है। तो इस तरह के जो हमारे मसाइल हैं। फिर ये जो हम कहते हैं कि जी रिलीजियस पार्टीज को वोट नहीं मिलते, तो भाई बीजेपी क्या रिलीजियस पार्टी है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कम रिलीजियस थी? उसके तो नाम में भी रिलीजन का रेफरेंस आता है, बीजेपी में तो रिलीजन का रेफरेंस भी नहीं आता। 1947 में मुस्लिम लीग ने कौन से नारे लगाए थे? वर दे नॉट रिलीजियस स्लोगन्स? मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहते हैं जी नहीं हमारे यहाँ तो लोग मजहबी पार्टियों को वोट नहीं देते। सर इनको यही लगता है कि जो हमने कह दिया सो कह दिया, दूसरे को हमारे साथ इख्तिलाफ राय रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो वही वो सरतन से जुदा वाली जो है ना वो बातें लोग सामने ले आते हैं कि अगर किसी को, यानी दो लोग अलग अलग ओपिनियन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। नहीं जी ऐसे कैसे कह दिया, आपके यहाँ तो नमाज नहीं हो सकती, आपने स्टेचू रखे हुए हैं, आपके यहाँ तो फलानी चीज़ नहीं हो सकती, और इस किस्म की चीज़ें लोग कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं हो सकती तो ना पढ़ो। यहाँ पे किसने कहा है? किसी ने दावत दी है मेरे घर आके हम नमाज पढ़ें? तो ये हमारे यहाँ जो एक ये वाली मेंटालिटी है ना, कि लोग जो कहते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे जब तक हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है, आपका एक अलग सोच हो सकती है, और मेरी भी एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन हम फिर भी बात कर सकते हैं, तब तक यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं। अच्छा, जो लोग स्टैचू पे एतराज करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि हमने जो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू लगाया था, क्या वो भी शिरकिया हरकत थी? शिरक किया था हमने?
पता नहीं सर, ऐसे ही कुछ सोचते होंगे। लेकिन वो अब कहीं मेरे भी पीछे ना पड़ जाए। वो पीटीआई की कोई है ना जिनको अभी सजा वजा भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने स्टैचू तोड़ने पे सजा दे दी। इस्लाम में तो स्टैचू तोड़े जाते हैं, तो इन्होंने जो है वो 9th वे पे स्टैचू तोड़ने पे कैसे सजाएं दे दी। तो बात में उनकी दम तो था, हम्म, लेकिन जाहिर है कि वो उन लोगों को नहीं पसंद आया, हम्म, जो कि उस वक्त पीटीआई के पीछे हैं। तो यहाँ पे तो सर हमारी दो तरफ, मतलब जो चीज हमारे फेवर में जाती है हम उस पर बात कर लेते हैं, और जो हमें लगता है कि नहीं हमारे फेवर में नहीं है तो हम उस पर एकदम यू टर्न मार लेते हैं। उस तरह के लोग हैं। yeah. Thank you very much. You have been very blunt and outspoken as usual. थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you.